हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे हीरो रहे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। कुछ के बारे में तो शायद 2-4 लाइन पता होगी, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम तक आपने नहीं सुना होगा। ये फिल्म ऐसे एक हीरो सी शंकरन नायर की कहानी है और ये कहानी देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें फक्र महसूस होता है कि हम ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहाँ ऐसे हीरो पैदा हुए थे। ये फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्म इंटरटेनमेंट नहीं करती, बहुत कुछ ऐसा करती है जो किया जाना चाहिए था। तो आइए दोस्तों, केसरी 2 मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से, जहां प्रदर्शनकारियों का एक समूह रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होता है। और यहीं पर हमारी नजर पड़ती है एक युवा क्रांतिकारी परगट सिंह के ऊपर, जो कि अपनी मां और अपनी बहन के साथ आया हुआ था। तभी हम यहाँ पर एक एरोप्लेन को गुजरता हुआ देखते हैं, जो कि जलियांवाला बाग के जस्ट ऊपर से निकला था, जिसके आधे घंटे के बाद ही जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे देता है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जलियांवाला बाग में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। सिर्फ एक कुआं मौजूद था और उसी कुएं में कूदकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी। और इसी जेनोसाइड में परगट सिंह ने अपनी माँ और अपनी बहन को खोया था, जबकि परगट सिंह बच गया था। इस नरसंहार में अगले कई घंटों तक लाशों को घटना स्थल पर चील कौवे के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में इन सारी लाशों को नदी में बहा दिया जाता है। अब क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात थी और ब्रिटिश एम्पायर को ये बात छिपानी भी थी, इसलिए प्रेस को इस बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है और सरकार का पक्ष अखबारों के पहले पन्ने पर छापता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे, उनके हमलावर होने के चलते गोलियां चलानी पड़ी। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हमें मालूम चलता है शंकरन नायर नाम के एक वकील के बारे में, जो कि एक ऐसा वकील है जो कि आज तक कोई भी केस नहीं हारा है और वो फिलहाल तो कृपाल सिंह नाम के आदमी के खिलाफ एक केस लड़ रहा है। ये केस शंकरन नायर को तीरथ सिंह ने दिया था, जो कि माइकल ओ डायर का लीगल एडवाइजर है। और कृपाल सिंह एक क्रांतिकारी तो है ही, और साथ ही वो ब्रिटिश एम्पायर और माइकल ओ डायर के खिलाफ चला गया था, जिस वजह से उसके खिलाफ एक्शन लेने पड़े। कोर्ट में वो दोषी करार पाया जाता है और फिर से यहाँ पर शंकरन नायर ये केस भी जीत जाता है और कृपाल सिंह को जेल हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो शंकरन नायर ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही काम करता है। हालांकि शंकरन नायर एक ईमानदार आदमी है, जिस वजह से उसे नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी। और ये वही दिन था जब जलियांवाला बाग में जेनोसाइड हुआ था। तो ब्रिटिश एम्पायर को जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी तरह से दबाना था। एक तरफ प्रेस का मुंह तो बंद हो गया था, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा भड़क गया। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने निकाला और 25 रुपए का मुआवजा बांटा। तो दूसरी ओर इस मामले में एक फर्जी जांच बिठाने के लिए निर्देश दिए। इसी जांच का हिस्सा थे हाल ही में नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले सर सी शंकरन नायर। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है। सी शंकरन इस आयोग के एकमात्र भारतीय हैं जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है। क्राउन पहले ही ये बात मानता है कि वो उनके लिए कठपुतली का काम करेंगे। तो जब आयोग बना और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो शंकरन नायर ने ये देखा कि जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ वो कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि वो एक जेनोसाइड था, जो कि जनरल ओ डायर की वजह से हुआ था। ये बात सभी लोगों को मालूम थी। इसके बावजूद आयोग के सभी लोगों ने जनरल ओ डायर को नॉट गिल्टी कहा था, सिवाय शंकरन नायर के। लेकिन तीरथ सिंह ने उससे कहा कि तुम्हारे एक बोट के इधर से उधर हो जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। शंकरन नायर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पर चुप रहा। फिर कुछ और जांच होती है। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है। इस दौरान नायर की नजर एक युवा क्रांतिकारी लड़के परगट सिंह पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना कनेक्शन निकलता है और वो कनेक्शन दरअसल में ये है कि परगट सिंह जो है वो कृपाल सिंह का बेटा है, जो कि क्रांतिकारी कवि तो है और वो सही इंसान भी है। जब नायर परगट सिंह से मिला तो उसे मालूम चला कि परगट सिंह ने जलियांवाला बाग में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को खोया है
और अब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अकेला ही आवाज उठा रहा है। वो कहता है कि अगर जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत है तो जुल्म सहने के बाद भी कुछ ना करने वाले भारतीय उनसे भी ज्यादा गलत है। शंकरन नायर जब ये सारी बातें परगट सिंह की सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन अगले दिन जब शंकरन नायर फिर से परगट सिंह से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो मालूम चला कि परगट सिंह ने अपने हाथों की कलाई काट कर खुद की जान ले ली है। ये सुनकर तो वो पूरी तरह से उदास हो जाता है। फिर शंकरन नायर अब फैसला करता है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। वो वापस अपनी वाइफ के साथ केरल जाने लगता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर होता है तभी यहाँ पर दिलजीत गिल नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि परगट सिंह की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अगर कुछ तुम एक्शन लेते तो शायद परगट सिंह बच सकता था, लेकिन शायद परगट अकेला पड़ चुका था जिस वजह से उसे खुद की जान लेनी पड़ी। दिलजीत बताती है कि वो एक लॉयर है और जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर ने जो कुछ भी किया है उसके खिलाफ वो लड़ेगी। दिलजीत शंकरन नायर से कहती है कि तुम्हें जलियांवाला बाग महज एक हादसा लग रहा है, लेकिन आज भी अगर तुम जलियांवाला बाग पहुंचोगे तो तुम वहां देखोगे कि वहां की दीवारें आज भी चीखती है। जब शंकरन नायर जलियांवाला बाग पहुंचा और उसने यहाँ की सारी चीजों को देखा तो यहाँ जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों को यहाँ शंकरन नायर महसूस करने लगता है। तभी यहाँ पर दिलजीत भी आ जाती है और शंकरन नायर उससे कहता है कि हम इस केस को लड़ेंगे। वो बताता है कि ये लड़ाई बहुत गंभीर होने वाली है क्योंकि ये लड़ाई बस जनरल ओडायर के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ है। कुछ दिन तक दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर जनरल ओडायर के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। और शंकरन नायर जज साहब को बताता है कि 13 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी चाल थी, ना कि सेल्फ डिफेंस। जबकि जनरल डायर का मानना यह है कि वो लोग दंगाई थे और वो बदले में जनरल ओडायर के लोगों पर हमला कर रहे थे और उनके पास हथियार भी थे। शंकरन नायर तब यहाँ पर पूछता है कि आखिरकार उन्हें उन लाशों की ढेर के नीचे कितने ऐसे हथियार मिले जिनसे तुम्हें खतरा हो सकता था। ऐसा एक भी कोई हथियार वहां मौजूद नहीं था। बाद में जनरल ओडायर का वकील कहने लगता है कि उन लोगों ने जनरल ओडायर के कर्फ्यू का पालन नहीं किया था, जहां पर नायब तहसीलदार करतार सिंह भी इसके खिलाफ झूठी गवाही दे देता है। वो कहता है कि पुलिस स्टेशन के सामने से ही लगभग 4 बजे के आसपास बहुत सारे दंगाई हथियार लेकर पहुंचे थे, जिस वजह से ही उसे जनरल ओडायर को खबर करनी पड़ी थी। लेकिन ये सरासर झूठ था क्योंकि करतार सिंह ने उन लोगों को रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। यहाँ पर शंकरन नायर सभी को बताता है कि उस दिन 4 बजे के आसपास ही किसी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि क्रांतिकारी कन्हैया लाल जो है वो जलियांवाला बाग आ रहे हैं, जिस वजह से सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे। जबकि ये जनरल ओडायर की साजिश थी क्योंकि कन्हैया लाल तो उस वक्त पटियाला के एक कवि सम्मेलन में मौजूद थे। अब शंकरन नायर कोर्ट में एक आखिरी फैक्ट बताता है और कहता है कि जेनोसाइड होने के आधे घंटे पहले एक हवाई जहाज जो है वो जलियांवाला बाग के ऊपर से निकल कर गया था। लेकिन ऑपोजिशन का मानना ये था कि वो हवाई जहाज एक मेजर को छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन ये भी सरासर झूठ था क्योंकि एयरलॉग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर शंकरन नायर बताता है कि वो हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर इसलिए आया था ताकि वो देख सके कि जलियांवाला बाग में कितनी भीड़ है। और तो और जनरल डायर ने 10 अप्रैल को गोरखा रेजिमेंट और बलूच रेजिमेंट के सोल्जर्स को यहाँ पर अर्जेंटली बुलाया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि सरदार रेजिमेंट अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, इसलिए उन्होंने इन लोगों को बुलाया था। तो जनरल ओडायर को ऐसा लग रहा था कि ये केस एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अगले हफ्ते से अब ट्रायल स्टार्ट होने वाले थे, जो देखकर तीरथ सिंह और जनरल ओडायर की मुसीबतें बढ़ जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। तभी उन्हें एक वकील का नाम याद आता है और उस वकील का नाम है नेविल मैकिन्ले, जो कि आधा भारतीय है और आधा अंग्रेज। तो नायर के खिलाफ जनरल डायर का केस नेविल मैकिन्ले लड़ता है और नायर तो मैकिन्ले का पुराना दुश्मन है क्योंकि वायसराय काउंसिल में जो सीट मैकिन्ले को मिलने वाली थी वो एंड टाइम पर नायर को मिल गई और तब से ही नायर मैकिन्ले का दुश्मन हो गया। तो इस तरह से शंकरन और नेविल का पुराना रिश्ता है उनके बीच की आग को और बढ़ाता है और इसका असर कोर्ट में देखने को मिलता है। तो अगली हेयरिंग में कोर्ट में अब नेविल आता है। तब नेविल इस केस को एक दूसरे एंगल से लेकर आता है। नेविल बताता है कि 10 तारीख को दंडा फौज नाम की एक फौज ने एक बहुत बड़ा आतंक मचा कर रखा था और इसी दंडा फौज का पूरा कनेक्शन जलियांवाला बाग हमले से है। इसलिए विटनेस बॉक्स में मार्था नाम की एक कॉलेज की टीचर को बुलाता है
और मालूम चलता है कि तनवीर नाम के एक आदमी ने मार्था के साथ कॉलेज के स्टोर रूम में दुष्कर्म किया था। और तनवीर जो है वो दंडा फौज का एक लीडर स्टूडेंट है। तब तनवीर के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसे जेल पहुंचाया गया। लेकिन जब तनवीर जेल पहुंचा तो दंडा फौज के लोग जो है वो गुस्से में आ गए और उस दिन मतलब कि 13 अप्रैल के रोज दंडा फौज के लोग आतंक मचाने लगे। डायर को समझ नहीं आया, जिस वजह से उसे सभी लोगों को मारना पड़ा। तो नेविल के आने की वजह से अब ये केस एक अलग एंगल से आगे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं अब नायर जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा था। नेविल ने जनरल ओडायर को बता दिया था कि अब ये केस नायर वर्सेस में जनरल ओडायर का नहीं है, बल्कि नायर वर्सेस रेपिस्ट को बचाने का केस हो गया है, जिस वजह से जनता जो है वो भड़क गई। और जब नायर अपनी बीवी के साथ घर जा रहा था तब भड़की हुई जनता ने सभी के सामने नायर के मुंह पर काला रंग पोत दिया। अंदर आने पर नायर सोचता है कि कुछ भी हो जाए, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये केस एक अलग एंगल से जा रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन के अंदर ही हमें सारी चीजें साबित करनी होगी, जिस वजह से अब वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जिस स्टोर रूम में उस मार्था के साथ दुष्कर्म हुआ था वो वहां जाकर सारी चीजें देखने लगते हैं, जिसमें दिलजीत भी उसका साथ देती है। एक तरफ दिलजीत ने मार्था के बारे में सारी चीजें पता की तो दूसरी तरफ नायर ने तनवीर के बारे में सब कुछ पता किया। अब 2 दिन बाद जब कोर्ट की हेयरिंग हुई तो फिर से यहाँ पर मार्था को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया और उससे पूछा गया एक बुक के बारे में कि आखिरकार तुमने ये बुक कितनी बार पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में मार्था ने ये कह दिया कि उसने ये बुक 3 बार सुनी है, जबकि ये बुक किसने सुनाई है यहाँ ये भी साबित हो जाता है। वो बुक दरअसल में तनवीर ने ही यहाँ मार्था को सुनाया था। और यहाँ पर मालूम चलता है कि तनवीर और मार्था जो है वो रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन रोमांस करते वक्त जब स्टोर रूम में प्रिंसिपल के हाथ पकड़े गए तो प्रिंसिपल भड़क गए, क्योंकि वो एक इंडियन था और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से ये साबित नहीं हो जाता कि जनरल ओडायर ने वो गलत तरीके से जेनोसाइड किया था, क्योंकि नायर के पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे, जिसका फायदा यहाँ पर नेवल उठाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इस केस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेवल बहुत चालाक था, उसने पहले ही हेयरिंग में सारे के सारे प्रेस वालों को कोर्ट से बाहर निकलवा दिया था ताकि प्रेस वाले कोई भी सच्चाई ना छाप सके। और अब उसने इस केस को ऐसे एंगल पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर कि नायर के पास कोई भी सबूत नहीं है और कोर्ट ने इस बार नायर से सबूत मांगे थे। वक्त भी कम था और सबूत भी बटोरने थे, जिस वजह से दिलजीत और नायर दोनों ही परेशान थे, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। बाद में नायर ने कुछ सबूत तो हासिल कर लिए थे, इसलिए अगली हेयरिंग में यहाँ पर विटनेस बॉक्स में नायर ने जनरल और डायर को ही विटनेस बॉक्स में बुला लिया और फिर उससे तीखे सवाल पूछे गए। तो डायर यहाँ पर पूरी तरह से नर्वस था और वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर नायर जज साहब को बताता है कि बचपन से ही डायर को एंगर इश्यूज थे। नायर बताता है कि बचपन में जब डायर स्कूल में था तब कुछ हिंदुस्तानी लड़के जो है वो डायर को हकला हकला कहकर चिढ़ाया करते थे और तो और डायर के पिताजी भी हिंदुस्तानियों से नफरत किया करते थे। तो डायर जैसे जैसे बड़ा होता गया डायर की नफरत हिंदुस्तानियों के लिए बढ़ती चली गई। दरअसल में डायर को एक बीमारी होती है जिस वजह से उसे हमेशा गुस्सा आता रहता है और इसी का इस बार नायर ने फायदा उठाया। यहाँ नायर ने डायर से बहुत ही ज्यादा तीखे सवाल पूछे जो सुनकर यहाँ डायर को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद तो यहाँ पर डायर ने सब कुछ बक दिया, जो बोलने के बाद उसे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ था। अब कुछ ही दिनों के बाद जज साहब इस केस का फाइनल डिसीजन बताने वाले थे। तो ये केस जो है वो नायर के पक्ष में ही झुक रहा था, लेकिन जनरल और डायर, तीरथ सिंह और नेवल मिलकर यहाँ किसी तरह से इस केस को जीतना चाहते हैं, इसलिए वो इस केस में नायर को ही हटा देते हैं और उसके घर पर एक झूठी रेड पड़वा देते हैं और उसे स्पाई का एक एजेंट बता देते हैं कि उसने कई सारे सोल्जर्स के बारे में पता करने की कोशिश की है, जो कि सारी चीजें बेबुनियाद थी। तब डायर की ये चाल भी काम आई और यहाँ पर फाइनल डिसीजन के दिन ही नायर और दिलजीत को जेल ले जाया गया, उनसे पूछताछ की गई। तो वहीं दूसरी तरफ फाइनल डिसीजन के दौरान दिलजीत और नायर नहीं पहुंच सके, जिस वजह से ज्यूरी अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं, जिसमें सभी लोगों ने जनरल और डायर को नॉट गिल्टी कहा था और इस तरह से ये केस यहाँ पर नेविल जीत चुका था
मतलब कि जनरल ओडायर सभी लोगों के सामने नॉट गिल्टी साबित हो गया था। वह नायर और दिलजीत को जेल से तो रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो ये जंग हार चुके थे। तब नायर डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाला। वो अपनी बीवी के साथ केरल चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद भी जलियांवाला बाग के ये सारे सीन उसे याद आ रहे थे और वो उन्हें भूल नहीं पा रहा था। तभी केरल में ही कृपाल सिंह की एक चिट्ठी आती है नायर के पास। कृपाल सिंह वही आदमी है जो कि प्रगट सिंह का पिता है और फिलहाल तो कृपाल सिंह जेल में है और जेल से ही उन्होंने नायर को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि प्रगट सिंह ने अपने आप की जान नहीं ली थी, बल्कि उसे इन अंग्रेजों ने मारा था। वो एक सच्चा क्रांतिकारी था। वो नस काट कर तो खुद की जान ले ही नहीं सकता है और किन्हीं एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि 3 लोगों लगे होंगे उसे मारने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रगट सिंह क्या लड़का था। भले ही वो 13 साल का था, लेकिन फिर भी वो उन सारे एम्पायर से अकेला ही लड़ रहा था। जब वो ये सारी लड़ाई लड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि क्रांति की वो रोशनी आज भी जिंदा है, लेकिन उसके चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो रोशनी भी बुझ गई है। ये सारी चीजें जब नायर पढ़ता है तो उसका खून खौल उठता है। वो तुरंत ही अमृतसर वापस पहुंचा और दिलजीत से कहा कि हम फाइनल डिसीजन को चैलेंज करेंगे, जिस वजह से वो फिर से कोर्ट पहुंचे और इस फाइनल डिसीजन को वो चैलेंज करते हैं। लेकिन कोर्ट पहुंचने के बाद भी अब कुछ नहीं बदलने वाला था। जज साहब बदल चुके थे और वो कहते हैं कि अब उनका फैसला कायम है और जनरल ओडायर जो है वो नॉट गिल्टी ही है। ये सारी बातें सुनने के बाद नायर समझ गया था कि ये जज जो है वो बिक चुका है, जिस वजह से वो उन्हीं के सामने और सारे कोर्ट के सामने उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगता है। जब ये सारी गाली जज साहब ने सुनी तो वो कहते हैं कि अगर तुमने फिर से गाली दी तो मैं तुम्हारा लाइसेंस जब्त करवा दूंगा। बार काउंसिल की बैठक करवा कर मैं तुम्हारी वकालत बंद करवा दूंगा। ये सुनने के बाद भी यहाँ पर नायर जो है वो उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जिस वजह से बार काउंसिल की एक बैठक बुलाई जाती है और सभी के सामने यहाँ पर नायर को पेश किया जाता है, जहाँ पर जज साहब यहाँ नायर से कहते हैं कि वो सॉरी बोले और यहाँ से चुपचाप चला जाए, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी वकालत नहीं कर पाएगा। तब नायर यहाँ पर माफी मांगता है, लेकिन ये माफी सिर्फ और सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए थी कि आज तक वो ऐसे लोगों का साथ दे रहा था। वो सोचता था कि आज तक कोर्ट में सिर्फ और हार और जीत का फैसला होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सही और गलत का फैसला होता है। तब जज यहाँ पर नायर से कहते हैं कि तुम किसी दूसरे केस के बारे में बात नहीं कर सकते। तब नायर कहता है कि वो बात कर सकता है। रूल 70 बार काउंसिल रूल के तहत उसे अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके पास कोई भी ऐसे सबूत हैं और जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, अगर वो उन्हें गलत साबित कर सके तो वो यहाँ पर किसी को भी पेश कर सकता है। और ये सारी चीजें रूल बुक में लिखी हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर नायर को एक मौका मिल जाता है और अब वो किसी को भी पेश कर सकता है। और यही नायर की सबसे बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि कोर्ट में तो कोई भी प्रेस वाला भी मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर सारे प्रेस वाले मौजूद थे। और अब नायर के पास सबूत क्या है वो सुनिए। नायर के पास 3 ज्यूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने जनरल ओडायर को गिल्टी कहा था, लेकिन बाद में जनरल ओडायर ने इन्हें खरीद लिया, जिस वजह से उनके फैसले नॉट गिल्टी के रूप में बदल गए थे। ये सारी चीजें शंकरन नायर ने यहाँ पर साबित तो कर दी थी, लेकिन यहाँ पर अब कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि जनरल ओडायर ने सभी को खरीद कर रखा था। लेकिन नायर जो है वो अगर किसी को ये बात बताना चाहता है तो वो है प्रेस को। ये सारी सच्चाई वो प्रेस के सामने बताता है ताकि अगले दिन ये सारी सच्चाई अखबार में छप सके। नायर यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है और सभी को बताता है कि इन अंग्रेजों से हमें बचकर रहना है, क्योंकि ये अंग्रेज हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन अंग्रेजों ने हमारे 15 लाख सैनिकों को वहां लेकर गए और लड़वाया और कहा कि अगर ये साथ देंगे तो हम इन्हें आजादी देंगे, लेकिन इन्होंने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया। हमारे 76,000 सैनिक मारे गए, जबकि वो लड़ाई तो हमारी थी भी नहीं। उसने वो सारी चीजें बोल दी थी जो उसे बोलना था और प्रेस से दरखास्त की कि ये सारी चीजें वो अखबार में जरूर छापे, ताकि सारी दुनिया को मालूम चल सके कि ये लोग हमारे ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। अगले दिन जब ये सारी खबर अखबार में छपनी स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे जनरल ओडायर जो है वो सदमे में जाने लगा। वो इंग्लैंड चला गया, क्योंकि उसे सोल्जर्स के पद से भी निरस्त कर दिया गया था। कुछ ही सालों के बाद जनरल ओडायर की अपनी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और फिर 21 साल बाद मतलब कि 1940 में सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को सभी के सामने मार डाला था। तो दोस्तों, इसे फिल्म नहीं एक्सपीरियंस कहा जाना चाहिए,
ये फिल्म आपको पहले फ्रेम से बांध लेती है और फिर बस आप इस एक्सपीरियंस का हिस्सा हो जाते हैं। आप जलियांवाला बाग कांड के पीड़ितों का दर्द महसूस करते हैं, उनकी चीखें आपको सुनाई देती है, आपके अंदर भी वो गुस्सा आता है जो सी शंकरन नायर के अंदर था। ये फिल्म एक सेकंड के लिए भी आपको पलक झपकाने का मौका नहीं देती और ऐसी फिल्म के दौरान फोन तो देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कहानी को पूरे इमोशन के साथ पेश किया गया है। दर्द, आंसू, चीख पुकार और अपनों को खोने का गम हर एक सीन में चीख चीख कर पर्दे पर बाहर आ रहा है। और शुरुआत अगर अव्वल दर्जे की रही है तो फिल्म का क्लाइमेक्स भी कम नहीं था। ये हर हिंदुस्तानियों को तालियां बजाने और सीटी मारने, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे थिएटर में लगाने के लिए मजबूर करने वाला है। अब आते हैं बीच के हिस्से पर। फिल्म एक भी भाग में बोझिल नहीं करती है। सही समय पर सही पन्ने खुलते हैं और हर एक एक्टर को उसके किरदार में ढलने का पूरा मौका दिया गया है। फिर चाहे वो जान निसार अख्तर का छोटा सा किरदार ही क्यों ना हो। करण सिंह त्यागी और अमृतपाल सिंह बिंद्रा की कहानी अविश्वसनीय है। दोनों पूरी तरह से हर तारीफ के हकदार हैं। फिल्म हर मोड़ पर बांधे रखती है और अंत में एक उम्मीद के साथ छोड़ती है कि आखिर अब तो ये अंग्रेज सॉरी बोल ही देंगे। आर माधवन और अक्षय कुमार के बीच टकराव के पल दिलचस्प है। सुमित सक्सेना के लिखे हुए संवाद आपके दिल और दिमाग पर चोट करेंगे और कुछ डायलॉग पर सीट से उछलने और तालियों की गड़गड़ाहट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। करण सिंह त्यागी का निर्देशन सरल, सुलझा, सटीक और सही दिशा में है, जो कहानी को मकसद से कहीं भी नहीं भटकाता है। बुनियादी स्तर पर यही लगेगा कि ये एक नायक की खलनायक से लड़ाई की कहानी है, लेकिन ये चंद पल में ही पूरे देश की लड़ाई की कहानी बन जाती है। एक के बाद एक नए कलाकारों की एंट्री होना और सिलसिलेवार तरीके से इसे पेश करना कड़ी दर कड़ी कहानी को आगे बढ़ाता है। मार्था स्टीवंस वाले ट्रैक से क्लाइमैक्स तक पहुंचने में रोमांच हर पल बढ़ता जाता है, क्योंकि कहानी इतिहास से जुड़ी हुई है तो शायद काफी लोगों को मालूम होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी कहानी में रोमांच की कमी कहीं नहीं होती है। अब आते हैं फिल्म के पिक्चराइजेशन पर, जो इस कहानी को और ज्यादा प्रभावशाली बना रही है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर कई जगह पर इतने जोरदार हैं कि ये आपके रोंगटे खड़े करेंगे और तो और शरीर में सिरहन और कपकपाहट भी पैदा कर सकते हैं। वहीं फिल्म में 3 ही गाने हैं, लेकिन हर एक को बैकग्राउंड म्यूजिक और फील देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में तेरी मिट्टी आइकॉनिक केसरी सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा। तो वही एक्टिंग पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अक्षय कुमार में पहली वाली चमक लौट आई है, वो शानदार है। उन पर डायलॉग डिलीवरी को लेकर अक्सर आरोप लग रहे हैं। कहा जाता है कि उनका फ्लो इसलिए टूट जाता है क्योंकि वो पढ़कर बोलते हैं, लेकिन इस बार अक्षय ने इन दावों को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके हिस्से सबसे प्रभावशाली डायलॉग आए और उन्होंने इसको परफेक्ट अंदाज में पेश किया है। दमदार डायलॉग उनकी दमदार एक्टिंग के चलते और ज़्यादा निखर गए हैं। उनकी योग्यता पर सवाल उठाने वालों पर केसरी 2 का करारा प्रहार है। अनन्या पांडे की एक्टिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अनन्या पांडे अब अच्छी खासी मेहनत कर रही है। अब आते हैं एक्टिंग के बाजीगर आर माधवन पर। उनकी एंट्री इंटरवल से थोड़े पहले ही होती है, लेकिन उनका असल मिजाज इंटरवल के बाद देखने को मिलता है। वो देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। वो एंट्री के साथ ही छा जाते हैं। उनकी आंखों में बदले की आग और उत्तेजना देखने को मिलती है। कृष्ण राव का किरदार महत्वपूर्ण है और वो छोटे से रोल में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। और अक्षय की फिल्म फर्स्ट हाफ में जिस तरह से कहानी सेट करती है वो गंभीर है, इमोशनल भी है। जिस तरह जलियांवाला बाग कांड पर्दे पर नजर आता है वो आपको अंदर तक झिझोड़ने में कामयाब होता है। ब्रिटिश सरकार में बड़ा ओहदा पाने से लेकर सरकार के खिलाफ केस लड़ने तक नायर के किरदार का आर्क भी काफी इम्प्रेसिव है। अक्षय की परफॉर्मेंस में गंभीरता पूरी तरह झलकती है, जो फिल्म की जरूरत थी। अनन्या का किरदार इस तरह की कहानियों में कैटलिस्ट वाला टिपिकल किरदार है, लेकिन वो अपने काम से आपको इम्प्रेस करती है और सेकंड हाफ में उन्हें चमकने के कुछ मूवमेंट्स भी मिलते हैं। माधवन की एंट्री दमदार है और कोर्ट में उनकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा देखकर ही आपको लगने लगता है कि ये लॉयर तो नायर पर भारी पड़ने वाला है। कोर्ट के कई सीन में तो माधवन सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से डरावने लगते हैं। तो वही अक्षय कुमार ने ऐसा काम किया है कि उसके लिए शब्द कम है। उनसे आपकी अगर कोई शिकायत रही हो तो ये फिल्म देख लीजिए, वो शिकायत दूर हो जाएगी।
अक्षय इस किरदार को गजब तरीके से जी गए हैं। उन्होंने इस किरदार में कमाल का कन्विक्शन डाला है और यही चीज है जो आजकल फिल्मों से गायब है। ये देखकर अक्षय के फैन नहीं हैं तो भी हो जाएंगे। माधवन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो हर तरह का किरदार बखूबी निभा सकते हैं। यहाँ भी वो कमाल लगते हैं और कमाल की एक्टिंग कर गए हैं। अनन्या पांडे ने पहली बार इतना इम्प्रेस किया है। उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन इस बार वो भी चमक उठी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।